मेडिकल करते हैं? देखिए, मैंने मार्च 2021 में एक PIL फाइल किया था, जनहित याचिका, जिसमें मैंने अदालत को ये बताया था कि कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और ग्रामीण के हॉस्पिटल्स में, महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, क्लास 3, क्लास 4 की कमी है करके। और पिछले 2 साल से ये केस मैं खुद लड़ रहा हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, इसके बावजूद भी मैं हाईकोर्ट में जाके तो पिछले 2 साल से एक वकील बनकर खड़े रहता हूँ और लड़ता हूँ। 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने 1.5 घंटा इसके ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट किया और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे फैसले सुनाया है। उसमें एक फैसला जो पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है वो ये है कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब हम देश के हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे करके। बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल महज बिल्डिंग बनाने से और करोड़ों रुपए के मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदने से नहीं चलता है। वहां पे डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए। वो है क्या हमारे पास? तो कतई नहीं है हमारे पास। ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ी वैकेंसीज है। तो फिर ये हॉस्पिटल जब आप खोलेंगे तो फिर कहाँ पे? तो इन्होंने एक धंधा शुरू करे थे पिछले कई सालों से। ये ऐसा ही एक बोगस धंधा शुरू था कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI की टीम पहले हुआ करती थी, अब उसका नाम बदल के नेशनल मेडिकल कमीशन रख दिया गया है। तो NMC की टीम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए और वो देखते हैं कि बिल्डिंग बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है, ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से है, डॉक्टर्स कहाँ है। तो डॉक्टर्स के लिए ये करते थे कि दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां के डॉक्टर को टेम्पररी है तो वहां पे भेजा जाता था इंस्पेक्शन के वक्त में कि अब ये इंस्पेक्शन की टीम आ रही है, तुम वहां पे जाओ और ये बताओ कि मैं ये हॉस्पिटल के अंदर ही काम करने वाला हूं करके। तो ऐसे 2 ऑर्डर्स 13 मार्च को और 15 मार्च को गवर्नमेंट ने निकाले, महाराष्ट्र सरकार ने। और उसमें यह कहा गया कि परभनी में हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, वहां पर 35 डॉक्टर्स को अलग अलग हॉस्पिटल से, जिसमें हमारे औरंगाबाद के हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स थे, उनको कहा गया कि इमीडिएट परभनी जाओ, वहां पे टीम आ रही है, वो टीम को दिखाओ अपना चेहरा और बोलो कि हम यहीं पे काम करते हैं। और वापस बाद में टीम गई कि तुम भी वापस आ जाओ। फिर उस्मानाबाद में हॉस्पिटल शुरू होने वाला है, वहां पे 15 मार्च को एक ऑर्डर निकाला गया। उसमें बताया गया 47 डॉक्टर्स को बोला गया पूरे महाराष्ट्र से कि तुम लोग उस्मानाबाद फौरन पहुंचो, वहां पे टीम आ रही है, दिखाओ कि हम लोग उस्मानाबाद में काम करते हैं और वापस। तो मैंने ये मुद्दे अदालत के सामने जब रखा, अदालत ने इसकी बहुत ही गंभीर दखल लिया और सरकार को उन्होंने ये कहा कि ये कैसा बोगस कारोबार है करके, ये कैसा आंख में धूल झोंकने का काम जो कर रहे हैं करके। तो अदालत ने कहा कि ऐसा कोई डॉक्टर को किसी भी नए मेडिकल कॉलेज के अंदर शिफ्ट ना किया जाए। तो इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। वहां पे ये बताया गया कि औरंगाबाद के 7 डॉक्टर्स को रिलीव कर दिया गया और उनको फौरन बोल दिया गया है परभनी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पूरे डॉक्टर्स को वापस बुलाया जाए और जितने भी डॉक्टर्स को यह आदेश किया गया है कि तुम परभनी और उस्मानाबाद जाए तो सबको रोक दिया जाए करके। और इसके आगे ऐसा ना हो तो ये ऑर्डर की कॉपी नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी जाए और उनको ये बताया जाए कि महाराष्ट्र के अंदर ये ऐसा बोगस धंधा चल रहा है कि सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये सब चीजें जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने बहुत गंभीर दखल लिया है। यकीनन इसका फायदा बहुत सारे डॉक्टर्स को होगा और बहुत डॉक्टर्स खुश होंगे। दूसरा ये है कि हमारे 150 करोड़ रुपए हमने उसके ऊपर खर्च किए हैं। 120 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से आए और 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिया। 150 करोड़ की हमने बिल्डिंग बना दी है, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग बनी रही, वहां पे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई OPD नहीं हो रही। PIL जब हमने फाइल किए और लगातार कोर्ट को बताते रहे कि वहां पर वो बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आज वहां पर 8 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वहां पर आ गए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, CVTS है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, नियोनेटल, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूरे डॉक्टर्स हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? तो पेशेंट गरीब जाता है वहां पे तो सिर्फ OPD कर रहे हैं, उसको चेकअप करते हैं और बोलते हैं हाँ तुझे किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तुझे ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो कहाँ करना पड़ेगा? जाओ तुम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराओ, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नर्सेस यहाँ पे अपॉइंट नहीं किए गए हैं करके। अब एक किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी कितने लाखों के अंदर जाती है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर भी बिठाए तो पेशेंट्स को तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये जो है अपने जेब से भरना पड़ता है क्योंकि। तो सिर्फ नर्सिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से आज ये पेशेंट्स जनवरी 2023 से मार्च 2023 में 3 महीने के अंदर वहां पर कितने OPDs हुए हैं? तो 6200 के करीब OPDs हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, ये वो लोग हैं जो ये करते हैं। तो कोर्ट ने उसकी भी दखल लिया है और कोर्ट ने आदेशित किया है कि 31 अक्टूबर
2023 तक हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, किसी भी सूरत के अंदर ये डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पूरे वैकेंसीज जितने भी डॉक्टर्स, क्लास 3, क्लास 4, नर्सेज इनकी है, ये आपने है तो क्लास 3, क्लास 4 के लिए 3 महीने का टाइम दिया है और डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर 2023 तक ये पूरे पोस्ट भर देना चाहिए। बहुत ही उन्होंने कड़क ऑर्डर दिया है कि हम बार बार तुम्हें बोल रहे हैं और तुम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसके आगे बिल्कुल हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, किसी भी सूरत में ये भर देना है करके। तो यकीनन इसका फायदा जो है ये सिर्फ औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज को हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर हो रहा है। अब सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 की जो भर्ती होने वाली है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, तो वो 10,900 बच्चों को अपॉइंट किया जाएगा, नौकरियां मिलेगी वहां पर। तो ये एक बहुत महाराष्ट्र में कितने वैकेंसीज का फायदा होगा और कितने गरीब लोगों का आगे मेडिकल के लिए फायदा होगा? देखिए, ये हजारों की संख्या में इस PIL का नतीजा ये हुआ है कि पहले मैंने जो है ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक औरंगाबाद जिले के अंदर कितने वैकेंसीज है उसके बारे में बताया था, लेकिन जब चीफ जस्टिस के सामने ये मैटर आया था और मैंने प्लीड किया था चीफ जस्टिस के सामने, तो उन्होंने खुद ने ये कहा था कि इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट्स है कि और इतना स्टडीड PIL है ये कि हम इसको अब सिर्फ औरंगाबाद जिले के हद तक ना रखते हुए पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस की भी ऐसी ही सिचुएशन होंगी तो इसके अंदर ये रखते हैं करके। तो अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसका फायदा होगा और जब वहां पर डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, वहां पर नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट होगा, तो जो गरीब लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते हैं तो उनको वहां पे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये इसका फायदा मिलेगा। तीसरी बात यह है कि ये 150 करोड़ रुपए के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं, पूरे महाराष्ट्र में 4 बने हैं, एक औरंगाबाद में, एक लातूर में, एक अकोला में, एक अमरावती के अंदर। तो ये 4 हॉस्पिटल्स के ऊपर 150 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। अब गवर्नमेंट जो है वो खामोशी में बिल्कुल बंद दरवाजे के अंदर एक गेम खेल रही है कि ये सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हम किसी प्राइवेट उद्योगपति के हवाले कर डाले कि वो चलाए करके उसमें। तो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का नोटिस दिया पेपर के अंदर, उसमें सिर्फ औरंगाबाद के लिए 6 उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट जाहिर किए कि हाँ सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग हमारे हवाले कर डालो, हम चलाएंगे करके उसमें। अकोला के लिए कोई भी नहीं आया, अमरावती के लिए कोई भी नहीं आया, या वहां पर हो सकता है कि विदर्भा वालों ने बोले हैं कि नहीं हम नहीं आने देंगे करके, और न लातूर के लिए कोई आया है। औरंगाबाद के लिए इसलिए आया है कि यहाँ पर 15 से 16 जिलों के गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनको लूट कर कैसा पैसा कमाया जाए उसका ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि PPP मॉडल के ऊपर हम सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को किसी प्राइवेट प्लेयर के हवाले कर देंगे करके। तो मैंने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को आदेशित कर रहे हैं कि क्या मॉडल रहेगा, कौन इसके अंदर आ रहे हैं करके। और मैंने ये कहा कि साहब इसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर आ रहा है उसको बिल्डिंग किसकी, तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग 150 करोड़ की गवर्नमेंट ने बना के दी, 30 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स किसके, तो गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स की सैलरी तो गवर्नमेंट देंगी, चलाएगा कौन, तो प्राइवेट उनका दोस्त, उनका रिश्तेदार आएगा। अब ये दोस्त और रिश्तेदार किसका हो सकता है, तो डॉक्टर भागवत कराड़ का रिश्तेदार हो सकता है, अतुल सावे का रिश्तेदार हो सकता है, गिरीश महाजन का भाई भतीजा या दोस्त हो सकता है। तो ये जो चल रहा है ये धंधा, मैं इस वजह से इसका विरोध कर रहा हूं कि ये गरीब लोगों का हॉस्पिटल्स है, वहां पे इम्तियाज जलील नहीं जाएगा, क्योंकि इम्तियाज जलील के लिए है तो सरकार ने देश के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले रख डाले हैं, लेकिन गरीब पेशेंट वहां पर जाएगा। लेकिन इसके विरोध में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको आज गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बोर्ड होता है जिसके अंदर आमदार लोग भी होते हैं, अपने पास के भी आमदार वहां पे उस बोर्ड के ऊपर है। ये विरोध उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन अपनी राजनीतिक कुर्सियां बचाने की है। हो सकता है प्राइवेट प्लेयर आ रहा होगा तो उनको भी कुछ खुश कर रहा होगा, तो अपन सब खामोश बैठ जाओ। तो मैंने ये किया कि औरंगाबाद की आवाम जो है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मुर्दार हो चुकी है। इन्हें लड़ने की कुव्वत और ताकत जो थी वो खत्म हो चुकी है इसके अंदर। नहीं लड़ेगा तो कौन, चलो ना इम्तियाज भाई लड़ेंगे ना उसके अंदर, हमको क्या करने का है करके उसमें। लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा हूं, ये गरीब लोगों के अस्पताल है, अगर उनके लिए अगर हमने आज आवाज नहीं उठाए तो कल हो सकता है कि किसी गरीब को मुफ्त में या सस्ता इलाज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो पैसा डाल रहा है कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है, वो पैसा डाल रहा है तो गरीबों से पैसा चूसने के लिए आ रहा है, पैसा निकालने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहा है करके। और ये बात मैंने कोर्ट को भी बताई है। तो इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील करना चाहूंगा
कि इसके लिए एक मूवमेंट तैयार करें, आप तैयार करें, मैं आपके पीछे एक सामान्य नागरिक की हैसियत से आने के लिए तैयार हूँ। सर कल पार्टी का आगमन हुआ है, औरंगाबाद शहर में कदम रखा है, तो उसमें बहुत सारे पार्टियों के अलग अलग मुख्तलिफ नेता शामिल हुए कल, और उन्होंने पानी और बिजली का मुद्दा भी उठाया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये इख्तियार होता है, ये अधिकार होता है कि वो कहीं पर भी देश भर में जा सकते हैं, अपने पार्टी का पॉलिटिकल बेस बढ़ा सकते हैं। बीआरएस हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमने तेलंगाना के अंदर बहुत मजबूती हासिल कर ली है, अब हमें देश के दूसरे अलग राज्यों के अंदर जाना चाहिए, तो उन्होंने महाराष्ट्र को चुना है। महाराष्ट्र के अंदर आए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, और हर आदमी को इख्तियार है, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें उनका जाती वो है, उसके अंदर उसमें मैं क्या उसमें कुछ रामायण का नुकसान वगैरह नहीं हो सकता। साहब, नुकसान फायदे जो है वो इलेक्शन के वक्त में देखे जाएंगे, जो भी है उसके अंदर। अभी कोई अगर आना चाह रहा है तो मैं तो रोक नहीं सकता हूँ, और हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं है कि अगर कल के दिन एमआईएम ने ये तय किया कि हमको केरला जाना है, हमको पश्चिम बंगाल जाने का है, तो कोई कानून ऐसा नहीं है उसके अंदर। और नेचुरल है कि हर आदमी अपना, हर पार्टी अपना प्लानिंग करके जाती है कि मुझे यहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारा क्या नुकसान होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा, ये आगे देखा जाएगा वक्त। सर, पानी पर उन्होंने कहा है कि बिजली 150 साल तक रिजर्व रह सकती है, कोयला इतना है, और पानी के रिसोर्स पे बताया कि पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। देखिए, पानी के ताल्लुक से, किसानों के ताल्लुक से जो केसीआर साहब ने जो बोला है, मैं उसका पूरी तरह से सहमत कानून बदलने का कि मैं ये चाह रहा हूँ कि किसानों को सिर्फ है तो एक मुद्दा बना के रख दिया गया है कि उनके नाम के ऊपर भाषण करो, उनके नाम के ऊपर वोट लो, असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर बस किसान 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 के लिए क्या कर रहे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर सही मानों में अगर हमको किसानों को हक दिलाना है, उनकी आवाज़ बुलंद करनी है, तो हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास एक सीट हुआ करती थी जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हुआ करती थी, और वो नॉमिनेट की जाती थी। तो क्या हम अमेंडमेंट करके किसानों के नुमाइंदे भी असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए? क्या ये नहीं कर सकते हैं? किसानों को भी लगेगा कि साहब, मेरे आत्महत्या के बारे में मेरा ही एक भाई जाकर लोकसभा में, विधानसभा के अंदर आवाज़ उठा रहा है, तो ये अमेंडमेंट करिएगा, कुछ ना कुछ किसानों के हक में बात करिएगा, वरना किसानों को तो सिर्फ भाषणों के हद तक रख दिया गया है। आज दुर्दैव ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान अगर कहीं मर रहे पूरे हिंदुस्तान में, तो वो मेरे महाराष्ट्र के अंदर। क्या वजह है कि आप एक कार्यक्रम लेने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं, जिसके अंदर 14 लोग मर जाते हैं उसमें, और उनको है तो कितने पैसे देते हैं? 5 लाख रुपये देते हैं। 5 लाख रुपये उनकी कीमत लगाई गई है। अब आप सोच लीजिएगा कि जब इंसानों की कीमत ही 5 लाख रुपये लगा दी गई है इतने बड़े कार्यक्रम में आने वाले, उनका कुछ तो वजूद था किसानों के लिए। तो कल हो सकता है कि कोई किसान मर गया तो बोलेंगे 1-2 लाख रुपये दो और खत्म करो। कल जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है औरंगाबाद के नाम एक मिनट, थोड़ा पानी नामांकन को लेकर क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, हमने हमेशा से ये कहा है कि हम कोर्ट का बड़ा आदर करते हैं, और हमने बड़े बड़े फैसले जो कोर्ट के आए हैं, चाहे वो हमारे हक में हो या ना हो, हमने उसको अच्छी तरीके से कबूल किया है। बाबरी मस्जिद जैसा फैसला जब आया तो हमारे उलमाओं ने कहा कि नहीं, हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, और हम सब ने उसको कबूल किया है। और इस नामांकन के मामले में भी हमने शुरुआत से ये कही है कि हमें ये इख्तियार है कि अगर हमें किसी सरकार के फैसले का विरोध करना है तो लोकशाही तरीके से हम कर सकते हैं, और हमने उसका किया शांतिपूर्ण तरीके से। और जब वो भी कारगर साबित नहीं हुआ तो कुछ लोग अदालत में गए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ये गलत फैसला है करके। अब अदालत ने उसको सुना है, और अदालत को भी लगा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो हम चाहेंगे कि कोर्ट ने सिर्फ इसके ताल्लुक से नहीं, बल्कि देश भर में जो ये घटिया राजनीति का नतीजा होता है कि कोई नेता आके है तो ये शहर का नाम बदल दो, ये रास्ते का नाम बदल दो, ये करके चले जाता है, और उस शहर के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, सविस्तर चर्चा होनी चाहिए, और अदालत ने सरकार को करना चाहिए कि अब इसके ऊपर है तो कड़क नियम बनाए जाए एक करके उसमें। तो जब ये औरंगाबाद शहर के नाम का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और अगर इससे कोई लोग आज नाखुश है कि अदालत ने क्यों किया है, तो आपको भी इख्तियार है कि आप भी कोर्ट जा सकते हैं, आप भी उसका विरोध कर सकते हैं। जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। और आपकी क्या कहना है
वो आप अदालत के सामने बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को अब आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। शहर का माहौल अच्छा रखिएगा, खुशगवार रखिएगा। इसके अंदर आपसी मतभेद, मुझे कुछ जानकारी ये मिली है कि किसी बोर्ड के ऊपर अगर कहीं औरंगाबाद लिखा है तो लोग कह रहे हैं कि तूने औरंगाबाद क्यों लिखा है, किसी ने छत्रपति संभाजी महाराज लिखा है तो बोले तू छत्रपति संभाजी नगर क्यों लिखे है करके। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसका इंतजार करिएगा और जो भी फैसला आएगा उसको हम सब मानेंगे। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर पे आपने कई सारे सवाल उठाए और महाराष्ट्र के डीजी को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह साहब को पत्र लिखा कि ये यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है और इसकी एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए है तो इंक्वायरी कराई जाए। सवाल मेरा ये पैदा होता है कि दूसरे राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या वो चीज छुपाना चाहते हैं? क्या वो चीज है जो इम्तियाज जलील कह रहा है कि नहीं इंक्वायरी करिएगा तो सब सामने निकल कर आएगा? यानी कि इसका मतलब है मैं खुले तौर के ऊपर ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर क्या साजिश थी ये सामने आनी चाहिए। और वो लोग जो इंक्वायरी की नहीं मांग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो साजिश के अंदर शामिल है, इसीलिए है तो वो इंक्वायरी की मांग नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ नहीं छुपाना है तो आप भी पत्र लिखो, आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखो। आप तो केंद्र के मंत्री, आपके केंद्र मंत्री है आप लोग, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है, शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, सब ने तो लिखना चाहिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कि इसकी इंक्वायरी हाई लेवल के ऊपर करवाई जाए करके। उसमें कौन सी पार्टी हो सकती है इसमें? नहीं, मैं पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, कौन हो सकता है मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ी इंक्वायरी है करके उसमें। आप इंक्वायरी कराइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या मामला था करके। तो सर आपको लगता है कि जो घटना घटी, दंगल हुआ, कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था, मतलब प्री प्लान हुआ? देखिए, अगर ये नहीं रहता था तो मैं इंक्वायरी क्यों मांगता? अगर ये साजिश नहीं होती, अगर ये कैलकुलेटेड, अगर षड्यंत्र नहीं होता तो फिर मैं इंक्वायरी की क्यों मांग करता था? तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं यही चाह रहा हूं ना, उसमें आप आरोप लगाइए। आपको अगर चाहते हैं कि इम्तियाज जलील को सजा होनी चाहिए इसके अंदर, इम्तियाज जलील ने किया है करके, कराड़ साहब को भी सुना मैंने उसमें, सब लोग कह रहे हैं उसके अंदर, तो मुझे सजा कब होगी? कि जब इंक्वायरी के अंदर आएगा कि इम्तियाज जलील का रोल ये था करके उसमें। तो आप क्यों मीडिया के सामने आके है तो बयानबाजी करते हैं उसमें आके? ऐसे हल्के चाले मत करिएगा उसमें। अपन इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे उसके अंदर, थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल करिए अगर रहे तो। कि एक पत्र लिखिए प्रधानमंत्री को, एक पत्र लिखिए अपने मुख्यमंत्री को। क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? क्या छुपाना चाहते हैं मुझे ये बता दीजिएगा आप उसमें। भाई इम्तियाज जलील तो खुला कह रहा हूं ना। अब आपने कहा कि उन्होंने बोल रहे आपके वजह से हुआ है। अरे कोई बेवकूफ आदमी रहेगा जो कहेगा कि हाँ साहब मेरे खिलाफ इंक्वायरी करवाइएगा। आप कराए ताकि आपको समझ में आएगा कि किसका क्या रोल था। कौन है तो 3 घंटे के लिए है तो कहाँ गायब था, किसने छूट दे रखी थी, क्या क्या हुआ था करके। ये सब आपको पता चलेगा ना। और वो कब पता चलेगा? इंक्वायरी के ऊपर नहीं, फक्त आने का, सुबह बुलाने का मीडिया वालों को, इधर मैं एक बाइट देने वाला हूँ, ये इम्तियाज जलील ने कहा, बस खुश उसी के अंदर उसके अंदर। तो ये ऐसे हल्के चाले छोड़ दीजिएगा। बड़े बड़े ओहदों के ऊपर अपन बैठे हुए हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा उसमें। शहर को शांत अगर रखने का है तो ये इसकी सखोल चौकसी होना बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूँ उसमें। सर एक चर्चा है उसी दौरान में कि आपके मार सके ना कोई, यानी जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी सर जो भी था उसके अंदर बहुत सारे लोग उसके गवाह है उसके अंदर। अगर मतलब यही अगर डर के अगर मैं भी घर में बैठ जाता सही तो शायद दूसरे दिन जो रामनवमी का त्योहार देश भर में इतने जोश के साथ जो मनाया गया, दूसरे दिन क्या होता था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं ये डरता कि दंगा हो रहा है, इम्तियाज जलील तुम भी घर में बैठ जाओ करके, तुम मत निकलो, तुम्हारी जान को भी खतरा है करके, तो शायद देश भर में खतरा पैदा हो जाता था उसके अंदर। किसी न किसी को आगे बढ़ना था, मैंने आपकी दुआ से मैं आगे बढ़ गया। और